हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का साइंस का शॉर्ट पेपर देने जा रहे हैं, जिसमें से आपके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट फिजिक्स, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट आपका बायो। ये हम आपको बायो का देने जा रहे हैं। बायो का सेट नंबर 7 2020 का, बाकी की सबसे हो चुके हैं। सेट नंबर 7 है NP, जिसमें से आप देखेंगे कि 4 बहुविकल्पी होते हैं, बाकी के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से बहुत बच्चे तुक्का लगाते थे। ध्यान से देख के पढ़ के करें और तुक्का ना लगाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है आ रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो नए बच्चे हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, तो हम अगले वीडियो में ज़रूर आपको वो बता देंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन रूप होता है। यानी मेंडल के अनुसार मटर का जो बौना पौधा होता है उसका जीन रूप क्या होता है। बौना पौधा होता है आपका कैपिटल टी, और स्मॉल टी, और जो आपका कैपिटल पौधा होता है वो आपका लंबा पौधा होता है। तो यहाँ पे जो स्मॉल टी होगा वो आपका क्या होगा, बौना पौधा है। मतलब इसका राइट आंसर होगा कैपिटल टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। बायोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन आपका बायोलॉजी में जीवों या जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, या पैलियोंटोलॉजी, एथोलॉजी, इकोलॉजी। इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घेंघा रोग का नियमन करता है। घेंघा रोग का नियमन करता है। घेंघा रोग किसके होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वो किसके कारण होता है। घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि के ये जो कारण थायरॉक्सिन हार्मोन्स पाया जाता है, तो जिससे घेंघा रोग का नियमन क्या करता है। घेंघा होता है गले में होने वाला रोग है थायराइड ग्रंथि के कारण। इसमें कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, थायरॉक्सिन। निर्मल सी बात है, इसमें ध्यान रखेंगे कि घेंघा रोग यानी कहाँ होता है, गले में। घेंघा रोग तो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड। थायराइड ग्रंथि से कौन हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स इसका नियमन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। यानी हार्मोनी नियंत्रण की प्रक्रिया, या वृद्धि की, फिर श्वसन की, या तंत्रिकीय नियंत्रण की। तंत्रिकीय नियंत्रण की जो प्रक्रिया है केवल ये जंतुओं में पाई जाती है। श्वसन की प्रक्रिया सब में पाई जाती है, हार्मोन्स नियंत्रण की भी वृद्धि सब में होती है। इसलिए जो तंत्रिकीय नियंत्रण की प्रक्रिया होती है ये केवल जंतुओं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें से कि ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट से क्या उत्पाद बनते हैं। यानी ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट से क्या उत्पाद बनते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन में ईस्ट में एथिल अल्कोहल यानी CTH5OH। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन में ईस्ट में क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है, वर्णन की। ये पहले सेट में पाचन तंत्र पूछा था, तब भी हमने पाचन में अम्ल की भूमिका समझाई थी। वहाँ पे बताया भी था कि ऐसा क्वेश्चन एक प्रकार का पूछा भी जाता है। चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे पाचन में जो उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम में तैयार करते हैं, जो कि जो पेप्सिन होता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। किसमें, एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। और ये भोजन की उपस्थिति में कीटाणुओं को भी नष्ट कर देता है। जो हम कठोर पदार्थ भी खाते हैं, जिसके कारण ये हाइड्रोक्लोरिक अम्लता के कारण हमारे कठोर पदार्थ भी गल जाते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संवहन का वर्णन कीजिए। यह भी अभी हमने आपको ऊपर वाले सेट सेट नंबर 5 में बताया है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संवहन का वर्णन कैसे करते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संवहन। जस्ट 1 मिनट।
ये रहा आपका पादपों में जल संवहन का लक्षण। ये पादपों में जल खनिज संवहन की विधि का वर्णन या जल संवहन या खनिज लवण का देखेंगे। पादपों में जल का परिवहन किस प्रकार से होता है। पादपों में जल का परिवहन का निम्न पदों में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण के प्रकार से। मूल रोम मतलब मूल का मतलब होता है जड़, और रोम जैसे कि जड़ में रोमें पाए जाते हैं। भूमि में जो जल का अवशोषण होता है वो मूल रोमों के द्वारा होता है, जैसे कि हम पानी भूमि में डालते हैं तो मूल रोम पाए जाते हैं, जड़ें पाई जाती है। जड़ों में जो विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकली होती हैं जो जल का अवशोषण करती हैं, और उसमें मिट्टी के कण भी फंसे होते हैं, मृदा कणों के बीच फंसे होते हैं, और कोशिका के जल के संपर्क में रहते हैं। प्रत्येक मूलों के मध्य में एक बड़ी घाटी होती है जिसकी कोशिका रस में खनिज लवण, शर्कराएं और व कार्बनिक अम्ल घुले होते हैं। भूमि के जल की सांद्रता में कमी होती है, क्योंकि यह भूमि के जल की सांद्रता से कम होती है, अर्थात कोशिका का परासरण दाब भूमि के जल के परासरण दाब से अधिक होता है। जड़ में जल का संवहन किस प्रकार से करेंगे देखेंगे। भी मूल रोम में था, फिर जल का मूल रोम में जैसे जैसे प्रवेश होता है, इसके कारण स्फीति देव यानी वहाँ पे जो जड़ का पानी जैसे जैसे पाता है तो मिट्टी का दाब बढ़ता जाता है, और जल कार्टेक्स यानी वलकुट की कोशिकाओं में पहुँचने लगता है, जिससे कार्टेक्स की कोशिकाएं पूर्णतया स्फीत हो जाती हैं, और इनकी लचीली भित्तियां कोशिकाओं के अंतर्द्रव्य पर दबाव डालती हैं। ये आपका रहा जल के संवहन का चित्रीय निरूपण। चित्र सहित अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये भी है, ये फ्लोएम है, और ये मृदा कण, ये जड़ है जो मूल रोम पाए जाते हैं। इनमें से जो बीच में है तो मिट्टी के कण पाए जाते हैं, और ये होता है मेटाजाइलम जो जल का संवहन करता है, इसको पेरिसाइकिल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा पूछ रहा था। ये आपका इसमें पूछ रहा था ये जो जल वाला ये पिछले सर से बताया था। जस्ट 1 मिनट। ये अगला क्वेश्चन है, आकृति, आकार तथा रंग रूप में भिन्नता होने के बावजूद सभी मानव एक ही प्रजाति में रखे गए हैं, कारण दीजिए। आकृति, आकार तथा रंग रूप में भिन्नता होने के बावजूद भी सभी मानव को एक ही प्रजाति में रखा गया है, क्यों? कारण दीजिए। इस पृथ्वी पर मानव के रंग, रूप, आकार एवं आकृति आदि में बहुत अधिक विविधता है। सब लोग अलग अलग आकार, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप के हैं। तो भाई कह रहा है क्यों रखा गया, लेकिन रखा गया है मनुष्य की ही प्रजाति में। क्यों? बहुत अधिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं। इन विविधताओं के कारण ही लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों की ही बातें करते थे। मनुष्य की प्रजातियों के लिए आमतौर पर त्वचा का रंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। क्या? आमतौर पर त्वचा के रंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुछ को काला, कुछ को पीला, कुछ को सफेद या भूरा कहा जाता था। लंबे समय से इसी बात पर बहस चलती रही कि इन आभासी समूहों को विकास अलग अलग हुआ, परंतु इन आभासी समूहों का कोई जैविक आधार नहीं है। अतः सभी मानव को एक ही प्रजाति यानी होमो सेपियंस के सदस्य हैं, एक ही प्रजाति में रखा गया है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित पर टिप्पणी, प्राकृतिक वर्ण पर और प्रतिवर्ती क्रिया पर टिप्पणी लिखना है। प्राकृतिक वर्ण पर देखेंगे, प्रकृतिवाद वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। किसके संबंध में? विकास यानी डेवलपमेंट के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेता है, जीवन के संघर्ष में केवल वे ही जीवित रहता है। यानी उन्होंने कहा कि इस प्रकृति जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेता है वो ही जीवन के संघर्ष में केवल वही ही जीवित रह पाते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाता है वो समाप्त हो जाता है। वो इन्होंने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत में डार्विनवाद ने कहा। किसने कहा था? डार्विनवाद ने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत में। फिर आगे देखेंगे उन्होंने क्या कहा। वे ही जीवित रह सकते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति में जीवन संघर्ष के कारण योग्यतम का चुनाव होता है। इसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। डार्विन ने 1859 में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। किसमें? जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। प्रतिवर्ती क्रिया देखेंगे क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया आपकी कोविड-19 के कारण कटी हुई है, फिर भी हमने बता दिया है, और एक बार देख लीजिएगा, पढ़ने में कोई वो नहीं है। अगर आपका आता है तो ज़रूर करके आए।
हमारे हमारे शरीर में होने वाली कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो मस्तिष्क के ऐसी क्रियाएं हैं जो मस्तिष्क के आदेश के बिना ही तुरंत हो जाती हैं, वो प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे इस प्रकार की अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं या स्वतः प्रेरित क्रियाएं कहलाती हैं, जो मेरुरज्ज द्वारा उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि पलकों का झपकना, हम सोचते नहीं हैं कि पलकें झपकाएं ना, तो मस्तिष्क हमारा इजाज़त देता ना आदेश देता। और छींकना, अचानक से छींक आना, ना कंट्रोल कर पाना, खांसना, ये सभी क्या क्रियाएं हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए। दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। एक लिंगी में वे जीव आते हैं जिनमें नर तथा मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। एक लिंगी में वे जीव आते हैं जिनमें नर तथा मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य आदि। उभयलिंगी, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनमें नर तथा मादा एक साथ उपस्थित होते हैं, जैसे कि केचुआ, अमीबा आदि, ये उभयलिंगी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अथवा में पूछा गया इसे कि परागण की परिभाषा लिखिए, विभिन्न प्रकार के परागण का नाम और किसी एक का वर्णन कीजिए। तो हमने आपको परागण अभी पिछले सेट में भी कराया है कि परागण किसे कहते हैं, और परागण के विभिन्न प्रकार का नाम लिखना था, ताकि किसी एक परागण का वर्णन भी करना था। परागण की परिभाषा बताया था, विभिन्न प्रकार के परागण का नाम, जैसे कि वायु परागण, जंतु परागण, कीट परागण, और ये जो आपके हैं ये परागण के प्रकार हैं। नहीं सॉरी, परागण की परिभाषा लिखिए, विभिन्न प्रकार के परागण का नाम लिखिए। स्वपरागण और परपरागण दो प्रकार के होते हैं, और इनमें से कहा गया है किसी एक का वर्णन करना है, यानी परपरागण का कर दें या फिर स्वपरागण का आप कर सकते हैं। ये आपको पिछले सेट में बता चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि परागण की परिभाषा क्या है। और इसमें से विभिन्न प्रकार के परागण का नाम लिखें, यानी स्वपरागण, परपरागण, इसमें से एक का वर्णन करना है। आप स्वपरागण का कर सकते हैं या फिर परपरागण का भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी आपके परिवार नियोजन वाला सेट नंबर सेट नंबर पहले या दूसरे में हो चुका है, देख लीजिएगा एक बार। सेट नंबर दूसरे में शायद हो चुका है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या नियंत्रण की इसकी विभिन्न विधियां क्या हैं? परिवार नियोजन यानी जो परिवार को नियोजित किस प्रकार से रखते हैं, और जिसकी विभिन्न विधियाँ हैं वो स्थायी और अस्थायी विधि हैं। स्थायी विधि के अंतर्गत है और अस्थायी विधियों के अंतर्गत भी है, वो आपके सेट नंबर पहले में हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। टिप्पणी लिखना है पादप हार्मोन्स तथा परितंत्र में। किसमें? पादप हार्मोन्स तथा परितंत्र में। पौधों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं। पौधों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट तथा रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिन्हें वृद्धि पदार्थ या पादप हार्मोन्स कहा जाता है। वृद्धि पदार्थ या पादप हार्मोन्स कहा जाता है। परितंत्र देखेंगे, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों को सामूहिक रूप से परितंत्र कहते हैं। यानी किसी स्थान में विशेष रूप में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटक के पारस्परिक संबंधों को सामूहिक रूप से परितंत्र कहते हैं। परितंत्र में निम्नलिखित दो प्रमुख घटक होते हैं, सजीव या जैविक घटक। समस्त जंतु एवं पौधे में जीवमंडल में जैविक घटक के रूप में पाए जाते हैं। जैविक घटक को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या अपघटक। निर्जीव या अजैविक घटक क्या हैं? इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है, जो विभिन्न जैविक घटकों का नियंत्रण करता है। अजैव घटक को निम्नलिखित 3 अपघटकों में विभाजित किया गया है, अकार्बनिक, कार्बनिक तथा भौतिक घटक। ये है आपका जो भी क्वेश्चन आपने पीछे देखा था, परिवार नियोजन पूछ रहा था आपका। परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का देख लेंगे। अभी आपका पीछे कौन सा नंबर में जो पूछ रहा था, जस्ट 1 मिनट देखे ले रहे हैं। इसी के प्रश्न के ऊपर जो टिप्पणी पूछा था परितंत्र और पादप हार्मोन्स के, इसी के ऊपर तो पूछे था। हाँ, परिवार नियोजन का चलो देख लेते हैं। निर्जीव 1 मिनट,
परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। क्या है? परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। इसमें परिवार को मतलब सीमित रखने की विधि को क्रिया को ही परिवार नियोजन कहते हैं। इसमें दो विधियां होती हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी देखेंगे, इसमें निम्नलिखित विधियां होती हैं, जैसे कि सुरक्षित काल। मासिक धर्म से 1 सप्ताह पूर्व या 1 सप्ताह बाद का समय जो होता है वो आपका सुरक्षित काल माना जाता है। आत्म संयम क्या है? असुरक्षित काल के समय आत्म संयम रखना चाहिए तथा लैंगिक संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। निरोध यानी गंडोम, निरोध का प्रयोग पुरुष के द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से गर्भधारण होने की संभावना नहीं होती है। स्थायी विधि क्या होती है? निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है, महिला का ऑपरेशन और पुरुष का ऑपरेशन। महिला का ऑपरेशन देखेंगे कि स्त्रियों में छोटी सी यह शल्य चिकित्सा द्वारा अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय अंड गर्भस्थ तक नहीं पहुंचते हैं और निषेचित नहीं होता है। स्त्रियों में होने वाली शल्य क्रिया को नसबंदी स्त्रियों में इस क्रिया को नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला देखेंगे कि पुरुषों में यह क्रिया कैसे होती है। पुरुषों का ऑपरेशन, पुरुष में यह छोटी सी एक शल्य क्रिया होती है जो शुक्र वाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का यहाँ शुक्राणु लिखा है, गलत लिखा है, शुक्राणु है। शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाता है और निषेचन नहीं होता है। पुरुषों में होने वाली यह शल्य क्रिया को नसबंदी या वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? नसबंदी या वैसेक्टोमी। आपको जो ऊपर एक प्रश्न और पूछा गया था कि परागकण क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख कीजिए, यानी विभिन्न प्रकार के परागकणों का नाम लिखना था, उनमें से एक का वर्णन करना था। तो हमने कहा था पीछे सेट में है, चलिए आ गया है तो देख लेते हैं। इसमें आगे था, कोई बात नहीं। परागण किसे कहते हैं या परागकण एक ही चीज होता है। एक पुष्प के परागकण जब किसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? तब उसे परागकण कहते हैं। ये पुंकेसर के परागकोश में पाए जाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। ये तो हमने अभी ऊपर ही बताया था, स्वपरागण और परपरागण। इनमें से किसी एक का वर्णन करना था। आप स्वपरागण का कर सकते थे या फिर परपरागण का कर सकते हैं। स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागकण, कर्ण नहीं है, कण है, यहाँ पे जस्ट मिस्टेक है थोड़ा। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे कि कनकौवा मूंगफली में पाया जाता है ये स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागकण यानी एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं, जैसे कि कनकौवा या मूंगफली में होता है। परपरागण भी देख सकते हैं आप, किसे कहते हैं? इनमें से जो आपको याद रहे वो कर सकते हैं। एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं, जैसे कि कीट, पशु, जल, वायु इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव समाज के होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्राकृतिक संसाधन हमारे पर्यावरण के वे घटक जिनका उपयोग जीवन निर्वाह में, प्राकृतिक संसाधन मतलब कि जैसे कि हमारे पर्यावरण, वातावरण, एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे जीवन निर्वाह में काम आती हैं उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु, मृदा, जल अर्थात पर्यावरण के किसी भी भाग में प्राप्त किया जा सकता है। और सौर ऊर्जा, खनिज, वन, पेट्रोलियम, मृदा सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। ये जल में अवशोषण आपका हो चुका है। चलिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन था प्राकृतिक संसाधन वाला। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे और लाइक करें, और जो नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद।